तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी और आप तमाम लोगों का पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने आपके मैसेजेस मिले, मेल मिले ईद की मुबारकबाद के लिए, तो दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया और ईद मुबारक। ईद के दिन की छुट्टी अच्छी गुजरी, हालांकि लॉकडाउन में पहली बार ईद का तजुर्बा था तो घर से निकलने का मौका नहीं मिला। ईद आमतौर पर एक ऐसा त्यौहार है और ईद और होली दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। जब आप एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, बट ये सारी चीज़ें इस बार दूर रहीं। लेकिन ये भी एक वक्त है, बीत जाएगा, तो एक नए तजुर्बे के साथ ईद मनाने का मौका मिला। अच्छा दिन गुजरा, कम से कम छुट्टी थी। तो तमाम लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब आज की कहानी, बहुत सारे लोगों ने मेल किया था इधर पिछले कुछ दिनों से। इंडिया और नेपाल को लेकर एक अजीब तरह का तनाव चल रहा है और हमारे क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे नेपाल के मेंबर ने शिकायत भी की थी कि आप इस तनाव के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, या तो फिर आप ये हैं कि इंडिया में बैठे हैं, इंडियन हैं, तो आप सुनाना नहीं चाहते। बट हम लोगों की कोशिश यही होती कि जो भी कहानी है, जो फैक्ट है, वो आप तक पहुँचाऊँ। तो इंडिया और नेपाल को लेकर एक अजीब सी चीज़ आई है और उसका नाम है काला पानी। काला पानी को लेके विवाद ऐसा है कि नेपाल में इस वक्त आप जाएं तो तमाम अखबार भरे पड़े हुए हैं, वहाँ के वेबसाइट पे बाकी सारी चीज़ें, लोग भी गुस्से में हैं, सड़कों पे कई धरने प्रदर्शन हुए इंडिया को लेकर, और वो गुस्से में भी हैं, नाराज़ भी हैं। हालांकि इंडिया और नेपाल के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें एक हो रही हैं। इस कहानी पे आऊँ उससे पहले एक दो चीज़ें। नेपाल इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो हिंदू बहुल देश है, जो हिंदू राष्ट्र के तौर पे जिसे हम कहें। नेपाल की करीब आबादी 2,90,00,000 के आसपास होगी, 287-290। इसमें से 85% पॉपुलेशन हिंदू की है और 10 लाख के करीब वहाँ मुस्लिम रहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र अगर किसी को कहें तो वो नेपाल है। और नेपाल की एक और भी चीज़ है जो बड़ी हैरान करने वाली है। जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, पाकिस्तान में 14 अगस्त, उसी तरह बाकी देशों का है। नेपाल में स्वतंत्रता दिवस की कोई तारीख ही नहीं है, उनका इंडिपेंडेंस डे का कोई डेट ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि वहाँ ये मनाया ही नहीं जाता। और क्यों नहीं मनाया जाता, उसकी भी वजह यह है कि स्वतंत्रता दिवस वो लोग मनाते हैं जो कभी आज़ाद हुए हों। नेपाल कभी ग़ुलाम ही नहीं रहा, तो फिर आज़ाद कैसे होगा। और इसीलिए नेपाल में इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता, ना कोई तारीख है, क्योंकि नेपाल कभी ग़ुलाम देश रहा ही नहीं। हो सकता था वो अंग्रेज़ों के टाइम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब शायद एक मौका ऐसा आया था, लेकिन उस वक्त नेपाल की जो राजशाही परिवार थी, अंग्रेज़ों के साथ कुछ संधि हुई जिसकी वजह से कुछ हिस्से उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े, लेकिन बाकी उनकी अपनी सल्तनत बची रही। तो अलग अलग दौर में कुछ भी हुआ हो, नेपाल कभी ग़ुलाम देश नहीं रहा और इसीलिए वहाँ आज़ादी का कोई ख़ास तारीख या डेट नहीं है, या वो लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते ही नहीं हैं। अब आते हैं इस कहानी पे कि नेपाल क्यों गुस्सा है हिंदुस्तान से और क्यों वहाँ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों वहाँ की सरकार जो है वो एक तरह से धमकाया भी है। उनके डिफेंस मिनिस्टर का ये भी आया था कि अगर ऐसा कुछ होता है और हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे तो हमारी सेना इसका जवाब देगी। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बातचीत से मसले का हल करेंगे। तो ये काला पानी एक नाम बार बार आ रहा, और बहुत सारे लोग काला पानी सुनकर एक तो हम लोग काला पानी अपना जो अंडमान निकोबार में है सेलुलर जेल, उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि सेलुलर जेल का दूसरा नाम भी काला पानी था। इसकी कहानी मैं कोशिश करूँगा इसी हफ्ते आपको सुनाऊँ, सेलुलर जेल की, काला पानी की। लेकिन ये काला पानी अलग है। इसका विवाद क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे एक वजह है। पिछले साल जब अक्टूबर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सारे पहले एक थे, इसको अलग अलग किया गया और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। तो जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया और ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। इसी के बाद नवंबर में ही 2019 में
जब ये दो नए केंद्र शासित हो गए तो हिंदुस्तान के स्टेट और यूनियन टेरिटरी की गिनती और वो सारी चीज़ें बढ़ गई। तब भारत सरकार ने भारत का एक नया नक्शा जारी किया नवंबर में, फर्स्ट वीक में। उस नक्शे में जम्मू कश्मीर और को अलग और लद्दाख को अब अलग, चूँकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, दिखाया गया। बट उस नक्शे में कुछ तब्दीली भी आई। ख़ास तौर पे जो तब्दीली थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ उस नक्शे में जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जो हम लोग मानते हैं कि वो हमारा है, उस पीओके को भी इस नक्शे में शामिल किया गया और वो जम्मू कश्मीर का पार्ट दिखाया गया। दूसरा ये किया गया कि जो गिलगिट और बल्टिस्तान है, इन दोनों को लद्दाख का इलाका दिखाया गया इस नए नक्शे में, क्योंकि हमारा मानना है कि ये दोनों चीज़ें हमारे भारत का ही हिस्सा हैं। अब यहाँ तक ठीक था। इसी नक्शे में और इसी नक्शे को लेकर पहली बार चीन ने एतराज़ जताया और इस नक्शे से लेकर ही ये कहानी शुरू हुई। चीन ने कहा कि जो भारत ने नवंबर 2019 में जो नक्शा नया आपने जारी किया है, उसमें काला पानी एक इलाका है जिसको भारत ने अपना हिस्सा दिखाया और वो कहना है कि ये जबकि भारत का है नहीं और ये हमारा है। तो चीन को इस बात पे आपत्ति थी। ख़ासतौर पे उस काला पानी के साथ लगते हुए 3 ऐसे इलाके थे जिसको लेकर चीन ने आपत्ति जताई। एक काला पानी, इसके अलावा लिपू लेक और एक तीसरा था लिम्पियाधुरा। उनका कहना था कि ये तीनों इलाके भारत ने नया नक्शा जारी किया है, अपना हिस्सा दिखाया, जबकि हकीकत ये है कि ये नेपाल की ज़मीन है, नेपाल का हिस्सा, और ये नेपाल की मतलब एक तरह से जो हिस्से पे भारत अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेके वहाँ के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ विरोध प्रदर्शन शुरू किया और फिर धीरे धीरे मामला सरकार तक पहुँची। उसके बाद इस काला पानी ने नेपाल और भारत की रिश्ते जो है वो थोड़े से तल्ख कर दिए। अब सवाल ये कि काला पानी है क्या, और काला पानी को लेके भारत और नेपाल के इतने अच्छे रिश्ते हैं वो ख़राब क्यों हो रहे हैं, काला पानी की ऐसी अहमियत क्या है। तो आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले हम सब एक डोकलाम की बात कर रहे थे। डोकलाम एक ऐसी जगह है जो ट्रायंगल है, 3 जगह से घिरा हुआ है। उसकी सरहद डोकलाम की 3 जगह से लगती है, एक भारत, एक भूटान और एक चीन। सेम काला पानी के साथ कहानी है। काला पानी भी एक ट्रायंगल है और इसकी सरहद 3 देशों से लगती है, भारत, भूटान की जगह नेपाल और चीन अपनी जगह कायम। तो डोकलाम की सरहद भारत, भूटान और चीन, लेकिन काला पानी की सरहद में भारत आता है, नेपाल आता है और चीन आता है, और यहीं से सारी चीज़ें गड़बड़ शुरू होती हैं। गड़बड़ क्यों होती हैं? 1962 के भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में हमें हार मिली थी, हम सब जानते हैं। लेकिन उस युद्ध के दौरान बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी आई जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, और उस पॉजिटिव चीज़ों में से एक चीज़ थी ये काला पानी। चीन ने बाकी कई जगह पे हमें पीछे खदेड़ दिया, लेकिन काला पानी एक ऐसा इलाका था जहाँ चीन की सेना ने घुसने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि काला पानी में भारतीय सेना सबसे मजबूत थी। तो उस वक्त भी चीन उससे पीछे हट गया और उस काला पानी पे हमारी एक तरह से अधिकार रहा। अब जो काला पानी है वो अपने आप कहाँ पे है, क्या है, ये समझिएगा तो फिर आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। काला पानी हमारे उत्तराखंड जो स्टेट है उसके पिथौरागढ़ ज़िले में आता है, और ये पिथौरागढ़ ज़िले से करीब में एक आगे चलकर 35 वर्ग किलोमीटर का एक पूरा हिस्सा है। इसकी सीमा जो लगती है वो नेपाल से लगती है। अब नेपाल की वैसे भी अगर हम बात करें तो नेपाल की सीमा भारत में ख़ास तौर पर उत्तराखंड से और चीन से, दोनों से लगती है। नेपाल के साथ जो हमारी भारत की सीमा है वो सिर्फ उत्तराखंड में करीब 805 किलोमीटर है। जो उत्तराखंड की पूरी सीमा लगती है नेपाल के साथ 805 किलोमीटर, और नेपाल के साथ 344 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ लगती है। अब इसी उत्तराखंड की सीमा के साथ जो नेपाल की सीमा लगती है
उसमें आता है काला पानी। अब काला पानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये ऊंचाई पर है, करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर है ये उत्तराखंड में, और यहाँ पे मौसम कई बार ऐसा भी होता है कि 12 डिग्री या उसके नीचे भी चला जाता है। तो ऊंचाई पे होने का एक फ़ायदा ये है कि आप दुश्मन पे काफ़ी अच्छे से निगाह और नज़र रख सकते हैं। और यही वजह है कि 62 की लड़ाई में इस जगह पे चीन की सेना भी घुसने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने अपने कब्जा कर रखा था और वहाँ पे पोस्ट बना रखा था। अब इस काला पानी की अहमियत ये है कि एक तरफ चीन है, एक तरफ नेपाल है। नेपाल से भारत को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस काला पानी से अगर भारतीय सेना हट जाती है और ये कहती है कि हमारी जगह नहीं है, तो कल को चीन इस पर कब्जा कर सकता है। और एक बार चीन काला पानी पर आ गया तो उसे भारत के अंदर सरहद में घुसने में बड़ी आसानी होगी, और यही चीज़ भारत नहीं चाहता है। तो अब सवाल ये कि क्या भारत ने ज़बरदस्ती काला पानी पर कब्जा कर लिया, ये सच में चीन का है? और अगर चीन की नहीं है ये काला पानी बपौती, तो फिर किसकी है? तो इसको समझने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, ये जो काला पानी ये नेपाल के पश्चिम एरिया में आता है, जो पश्चिमी उनका बॉर्डर लगता है वहाँ पे आता है। 1815 में जब ब्रिटिश आर्मी और नेपाल के गोरखाओं के बीच जंग हुई थी, तब ब्रिटिश आर्मी ने ये काला पानी का इलाका जीत लिया था। इसके बाद ये उस वक्त चूँकि भारत में ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो काला पानी अपने आप ये उस वक्त के ब्रिटिश भारतीय भूमि का हिस्सा बन गया। इससे पहले ये नेपाल का पार्ट हुआ करता था। 1815 में ब्रिटिश आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने और गोरखाओं के बीच में इसे जीत लिया। जीतने के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है और भारतीय जो पूरा इलाका था ये उसमें शामिल कर लिया गया। तो ये एक तरह से फिर उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने जो भारत के अंदर का इसको हिस्सा मान लिया और नेपाल से जीत लिया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में एक समझौता होता है, और जब ये समझौता होता है तो उस पर यह होता है कि जो अभी तक जीता था, नेपाल के महाराज उस वक्त जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही सौंप देते हैं, और ऑफिशियली उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये काला पानी का इलाका सौंप दिया। तो पहले जंग लड़ाई कुछ चीज़ें जीती और फिर नेपाल के महाराज ने इस इलाके को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त हिंदुस्तान पर राज कर रही थी। इसी के बाद 1879 में ब्रिटिश काल में एक नक्शा तैयार हुआ इस पूरे इलाके का, और उस नक्शे के हिसाब से ये काला पानी भारत का हिस्सा था। कहते हैं कि ये नक्शा की ओरिजिनल कॉपी आज भी ब्रिटेन में मौजूद है। लेकिन यह कहानी का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू एक है जो वो दूसरी चीज़ कहता है। दूसरा पहलू इसका यह है कि 1816 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो एक समझौता और हुआ था। उसका नाम था सुगौली संधि। इस सुगौली संधि के तहत जो काला पानी का एरिया था ये ब्रिटिश के कब्जे में था, उन्होंने ले लिया और ब्रिटिश ने इसको भारत के साथ मिला दिया। इसी काला पानी के साथ एक नदी का हिस्सा आता है जिसको काली नदी या महाकाली नदी भी कहते हैं, और उत्तराखंड की 4 नदियों में एक नदी ये शामिल है, और ये नदी का बहाव नेपाल तक है। और कहते हैं काली नदी का जो जन्म है वो यहीं से शुरू होता है, जो काला पानी के आसपास। तो उसमें ये हुआ कि जब ये काला पानी ले लिया गया, समझौता हो गया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने ये किया कि इस काला पानी को, जो नदी है, उसको बॉर्डर करार दे दिया, उसको रेखांकित कर दिया कि ये काला नदी जो है ये बॉर्डर है, इस पार का हिस्सा नेपाल का, एक पार का हिस्सा भारत का। अब अगर ये चीज़ होती तो ये मसला कोई आगे इस तरह से आज होता नहीं हो। गड़बड़ क्या हुई कि ये काली या महाकाली नदी जो है ये वक्त वक्त पर अपनी चाल और अपना रुख बदल देती है, नदी का बहाव और मोड़ सब बदल जाता है। तब उसमें उस बॉर्डर रेखा को एक जगह रखना और खींचना वो मुश्किल काम हो गया।
अब वहीं से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें गड़बड़ शुरू हुई। लेकिन क्या था कि 1962 तक भी भारत और नेपाल के रिश्ते बड़े अच्छे थे। 62 के बाद 90 तक भी बड़े अच्छे रिश्ते थे। इसी दौरान में जब 62 की जंग हुई, और ये काला पानी का इलाका ऐसे ही था, ना इस पर लेकर नेपाल ने कुछ कहा ना भारत ने कुछ किया। लेकिन जब 62 की जंग हुई तो 62 की जंग में भारत ने इस काला पानी की जगह पे जाके कुछ पोस्ट बना लिया अपने भारतीय सैनिकों ने, और उस पोस्ट की वजह से वहाँ चाइनीज़ जो आर्मी है वो आई नहीं। तो जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जंग में भारत ने ये पोस्ट बनाया, और अगर कायदे से ये देखा जाए कि ये नेपाल जो आज कह रहा है कि वो इसका हिस्सा था, तो उस ज़माने में नेपाल ने इस पोस्ट बनाने का विरोध नहीं किया एक बार भी किसी फ्रंट पे। ना कोई डॉक्यूमेंटेड है, ना किसी नेता के इस पे, ना किसी सरकार के लेवल पे कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन इसके साथ ही भारत ने कई और पोस्ट भी बनाए थे। जंग जब खत्म हुई तो बाकी पोस्ट तो भारत ने हटा लिए, काला पानी का पोस्ट नहीं हटाया, वो वहीं रहा। उसको भी लेके कभी चीन ने कुछ नहीं, नेपाल ने कुछ नहीं कहा, और ये मामला चलता रहा क्योंकि भारत और नेपाल दोनों के रिश्ते बड़े अच्छे थे। तो इस 62 के बाद जब ये पोस्ट रहा तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन नेपाल का कहना है कि 1961 में उसने काला पानी के अंदर एक सर्वे कराया था, और वो मतगणना कराया था, जनगणना कराया था, लोगों की गिनती। तो इसका मतलब है कि मैं उसको अपना इलाका मानता हूं, तभी मैंने कराया, और तब भारत सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। तो भारत सरकार का ये कहना था कि जब 62 में ये पोस्ट हुआ और लड़ाई हुई और सारी चीज़ें हुई, तब से लेके ये पोस्ट आज तक है, लेकिन आपने कभी विरोध नहीं किया। 62 से लेकर आज हम 20 में आ गए, तब से भारतीय सेना उस जगह पे है और मौजूद है। उसकी मौजूदगी को लेकर कभी नेपाल ने आपत्ति नहीं की। पहली बार ये जो अभी पिछले साल एक नक्शा आया, इस नक्शे ने अचानक ये करीब 50-60 साल पुरानी चीज़ को उभार कर रख दिया। अब ये जो सुगौली संधि है जिसको लेके दोनों, ये चूंकि इस पूरे लड़ाई में इसको सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सबसे एक ऑथेंटिक संधि मानी जाती है इस पूरे नेपाल की बॉर्डर को लेकर, भारत के साथ उसके तमाम जो सरहद हैं उसको लेकर। तो उसमें यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच जो है वो करार हुआ था, और 2 दिसंबर 1815 को इस पर साइन हुआ, और 4 मार्च 1816 को इसको मंजूरी दे दी गई थी। इस संधि के तहत 2 चीज़ें हुई थी। एक, चूँकि ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी ने काफ़ी नेपाल के ऊपर एक तरह से, जैसे बताया आपको, काला पानी भी कब्जे में ले लिया था। तो अब संधि में अंग्रेज़ों का तो ये था कि आपको फ्री में तो लौटाएंगे नहीं, वो आपसे कुछ लेंगे। तो नेपाल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद पास जो समझौता हुआ दोनों के बीच में, तो उसमें यह हुआ कि इस संधि के तहत नेपाल को अपने बहुत सारे ज़मीन देने पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और वो ज़मीनें थी जो नेपाल के राजा ने जीती थी अलग अलग दौर में, करीब 25 साल में। मतलब ये 1816 का है, तो 1816 से 25 साल आप पहले चले जाइए, 16 इधर और 7 बल्कि 9 उधर, 90, तो 1500, वो 1790-95 की बात है। तो ऐसे बहुत सारे ज़मीन नेपाल को इस समझौते के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़े। उसमें कौन कौन से थे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईस्ट सिक्किम के कुछ इलाके, ईस्ट में सिक्किम, वेस्ट में कुमाऊं और गढ़वाल जो उत्तराखंड का इलाका है, और साउथ में तराई का इलाका। ये वो इलाके थे जो समझौते के तहत, और इसी समझौते की वजह से नेपाल पे ब्रिटेन का कब्जा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वहाँ के राजा के साथ एक समझौता कर लिया कि तुम ये चीज़ें हमें दे दो, हम तुम्हें बदले में तुम्हारी राजशाही बख्श देंगे। कई देशों के साथ ऐसी हुआ, तो एक तरह से कठपुतली सरकार। तो यही चीज़ उस वक्त ये हुई कि एक समझौता होता है जिसको सुगौली संधि कहते हैं, और उस समझौते के तहत चीन ने सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल, तराई, ये सारे इलाके ब्रिटेन को दे दिए, और इसी के बदले में, लेकिन बाद में इसमें से कुछ तराई के जो इलाके थे वो नेपाल को लौटा दिए गए थे, क्योंकि नेपाल ने तब, भारत में कई विरोध ऐसे चल रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिसमें ब्रिटेन की मदद की थी। 1857 का जब गदर हुआ था, तब कहते हैं उस गदर में नेपाल ने ब्रिटेन की मदद की थी, और इसी मदद से खुश होकर 1860 में, इसके 3 साल के बाद, ब्रिटेन ने एक तराई का बहुत बड़ा हिस्सा जो संधि में पहले नेपाल से ले लिया था, वो उसको वापस लौटा दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो यही आई कि जो इलाका था, खासतौर पे काला पानी का,
अब नदी का बहाव और रुख वो बदल रहा है अलग अलग वक्त में, तो उसमें जो लक्ष्मण रेखा आपने खींचा, जो रेखा खींचा आपने बॉर्डर का, वो चीज़ें स्थायी तौर पे नहीं रही। और यही वजह है कि इसको लेकर हमेशा एक विवाद रहा। लेकिन चूंकि 60-62 से लेकर आज तक नेपाल ने कुछ कहा नहीं, भारतीय पोस्ट वहीं पे है, भारतीय चौकी वहीं पे है। लेकिन अब जब नया नक्शा आया तब नेपाल ने पहली बार आवाज़ उठाई और नेपाल की सरकार ने कहा कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, ये काला पानी जो है ये हमारा इलाका है। और इसीलिए अब इसको लेके भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते थोड़े तल्ख हो गए हैं। भारत सरकार का ये कहना है, जबकि दूसरी तरफ अभी ये सुनना भी ज़रूरी है कि जो नक्शा आया अभी नवंबर 2019 में, इसमें हमने किसी नेपाल की 1 इंच को ज़मीन को भी अपनी तरफ नहीं किया है। नक्शा वैसे ही है जैसे कि पहले के नक्शे में हमने दिखाया है, जस का तस। उस नक्शे, जो पुराने नक्शे और इस नक्शे में कोई फ़र्क नहीं है। तो दलील दी गई कि फिर ये काला पानी को लेके क्यों। तो भारत का स्टैंड ये है कि काला पानी 62 से ही हमारी पोस्ट है, सेना है वहाँ पे, सैनिक है, तो इसलिए अब उसका कोई विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। और ये जो इलाका है ये भारतीय सीमा का हिस्सा है, भारत की ज़मीन पर है, और इसीलिए इसमें नेपाल का ये दावा करना वो गलत है। और इसी चीज़ को लेके दोनों देशों के बीच, खासतौर पे नेपाल में इस वक्त भारत को लेके एक अजीब सी लहर है, एक अजीब सा विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि हमारी ज़मीन पे भारत कब्जा कर रहा है। तो एक नक्शे ने जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दोनों के 2 अलग अलग हिस्से किए गए, और उस हिस्से के बाद एक नक्शा भारत सरकार देता है, और उस नक्शे के बाद ये विवाद शुरू होता है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कहा है, 2014 में नरेंद्र मोदी भी नेपाल के दौरे पे गए थे, तब ये इशू को उठाया गया था, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। अब दोबारा ये इशू उठा है, तो नेपाल का स्टैंड यही है कि हम भारत के साथ इसको बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। विदेश सचिव के लेवल पे इन बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद यही है कि दोनों देश आपस में एक दूसरे से बात करके इस मसले का कोई हल निकालेंगे, क्योंकि नेपाल भारत का बड़ा पुराना दोस्त रहा है। ये तो कहानी का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू ये कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस वक्त अचानक नेपाल इस काला पानी का इशू क्यों उठा रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझिए। एक, जब ये नक्शा नया आया तो इसमें भारत ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया। लद्दाख में भी कुछ हिस्से पाकिस्तान के उधर के शामिल कर लिया। यहाँ तक पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन जो कभी भी काला पानी को लेके 1962 से अब तक एक तरह से खामोशी थी, बहुत ज़्यादा इसको लेके तो उग्र नहीं था, अचानक क्यों हुआ? कहते हैं इसके पीछे चीन का हाथ है। चीन चाहता है नेपाल के ज़रिए कि मसला उठे, मुद्दा उठे, क्योंकि भौगोलिक रूप से काला पानी का पूरा एरिया चीन के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। एक बार अगर नेपाल के कब्ज़े में ये चला गया काला पानी, तो नेपाल के कब्ज़े में जाने का मतलब है कि फिर वो चीन आसानी से उस जगह पे घुसपैठ कर सकता है। अपना इलाका नहीं मानेगा चीन, क्योंकि वो कहीं पे है नहीं कानूनन, लेकिन नेपाल के साथ दोस्ती और नेपाल के हमेशा वो इसी तरीके से पीठ थपथपा के भारत के खिलाफ काम करवाता है। तो एक बार अगर वो नेपाल के पास गया तो चीन फिर उसका अपने लेवल पे अपने तरीके से फ़ायदा उठाएगा। वो नेपाल के ज़रिए वहाँ तक अपनी घुसपैठ बनाएगा, काला पानी में अपना पोस्ट बनाएगा, और एक बार अगर चीन काला पानी तक घुस गया तो फिर काला पानी के ज़रिए भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होना उत्तराखंड के रास्ते उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसीलिए चीन ये मौका गंवाना नहीं चाहता, और वो नेपाल को बार बार उकसा रहा है कि वो इस मुद्दे को उठाए और इस इलाके पे अपना कब्ज़ा जमाए, इस इलाके पे अपना हक जमाए, क्योंकि उसका चीन का इसमें अपना हित है। तो देखिए आगे क्या होता है, दोनों सरकारों के बीच क्या चीज़ होता है। हालांकि आपको ये भी बताऊं कि चूँकि नेपाल पहाड़ी इलाका, बल्कि कहते हैं कि नेपाल दुनिया का छत भी है, क्योंकि जो हाईएस्ट पीक्स है दुनिया के शायद 10, उसमें से 6 या 8 नेपाल में पड़ते हैं। और नेपाल एक छोटा सा देश, 2.25 करोड़ की आबादी, लेकिन एक और भी चीज़ देखिए कि वो दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के बीच में, एक तरफ चीन एक तरफ भारत, सरहद दोनों की लगती है।
तो चीन, भारत, बीच में नेपाल, नेपाल की सरहद चीन से भी, नेपाल की सरहद बाहर से भी। भारत और चीन के रिश्ते शुरू से आप सबको पता है कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो जो डोकलाम वाली हालत थी, उधर हालांकि भूटान था लेकिन इधर नेपाल है, तो चीन की कोशिश यही होती है कि इस तरीके से घुसपैठ कैसे किया जाए, और इस बार वो नेपाल को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को लेके नेपाल में भारत विरोधी बहुत सारी चीज़ें भी हुई, हाल में विरोध प्रदर्शन भी चला, वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी किए। बट जो भारत और नेपाल का एक रिश्ता है दोस्ताना, मैं चाहता हूँ ऊपर वाले से यही दुआ है वो रिश्ता बना रहे, कायम रहे, और इस मसले का हल आपसी बातचीत से ज़रूर निकले। तो ये काला पानी की पूरी कहानी थी। कुछ लोगों को आज लगा कि मैं काला पानी वो वाली कहानी सुनाऊंगा, तो चलिए जिन लोगों को ऐसा लगा उनको भी निराश नहीं करेंगे। काला पानी सेलुलर जेल, अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में बनाई गई सबसे खौफनाक जेल, उसकी कहानियाँ, उसके अंदर कैसे लोगों को टॉर्चर किया जाता था, यातनाएँ दी जाती थी, फांसी दी जाती थी, तोप से बांध के उड़ा दिया जाता था, ये सारी कहानी कोशिश करूँगा मैं इसी वीक आपको ज़रूर सुनाऊँ डिटेल में। तो इस कहानी में इतना ही, आज कुछ नोट करके लाया हूँ, अब बारी उसकी है। आशिता देसाई, इन्होंने अभी ये मुंबई में है लेकिन अहमदाबाद के रहने वाले हैं, और इन्होंने मेल लिखा है बड़ा अच्छा सा, दिखाई कम देता है और मुझे बड़ा छू गया इनको। इन्होंने लिखा, आशिता देसाई साहब ने, कि 2 दिन में वो अपना ये मेल लिख पाए और लिख कर भेजा है। तो आशिता देसाई साहब, मैं आपसे जब भी जहाँ मौका मिलेगा ज़रूर मिलूँगा। आपने लिखा कि आप मिलना चाहते हैं, मैं खुद भी मिलूँगा, और ऊपर वाले से ये दुआ करूँगा कि आपकी जो आंखों की रोशनी है वो वापस तेज़ी से आए, ताकि आपको 2 दिन ना लगे, फिर 2 मिनट में भी आप लिख सकें। तो थैंक यू वेरी मच आशिता देसाई साहब, इतना मार्मिक मेल लिखने के लिए। प्रबल दास हैं, एयरफोर्स में एक्स, थैंक यू वेरी मच प्रबल जी, आपका मेल बड़ा अच्छा लगा। इंद्रजीत पासवान है, इसके अलावा अक्षय खान है, ये कुछ मेरे बारे में और जानना चाहते थे, कभी अक्षय साहब सुनाऊंगा तसल्ली में। मुकेश मोरे हैं, इसके अलावा मानसी दुबे हैं, बरोले आकाश हैं, निकिता पांडे हैं, और इन्होंने जर्मनी से हैं और एक कहानी भेजी है, तो मैं ज़रूर सुनाता हूँ निकिता। जयेश ओझा है, दिनेश बोरसे है, प्रोफेसर साहब हैं ये इंग्लिश के, कभी मिलेगा प्रोफेसर साहब तो मैं अपनी इंग्लिश कोशिश करूँगा आपसे मिलकर सुधारने की। थैंक यू वेरी मच मेल लिखने के लिए। चैतन्य हैं, इसके अलावा नागेंद्र शर्मा हैं, और नागेंद्र शर्मा जी और इनके माँ बाप जो है सभी क्राइम तक फैमिली के मेंबर कहानियाँ सुनते हैं। गुलजार अहमद हैं, इसके अलावा तेजेंद्र नट है, मोहम्मद जावेद हैं एमपी से, और कुछ ट्विटर पे मुझे दीपक ने दिया, ये लोग बहुत सारा, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा बहुत सारे नाम ऐसे थे जिन्होंने ईद के विश के मुबारकबाद किए, मेरे लिए सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो पूरी आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, इतने सारे खूबसूरत मैसेजेस भेजे ईद के आप लोगों ने। अंकिता हैं, समीर कुमार हैं, इसके अलावा प्रीतम ठाकरे हैं, मेधा सिंह हैं, गुड्डू पत्ती हैं, और शांतनु त्रिपाठी हैं। इन लोगों ने भी लिखा, ट्वीट किया, थैंक यू वेरी मच। आज प्रणीता, अजिंक्य और आकाश, इन तीनों का बर्थडे है। पांड्या सालगर साहब ने भेजा है, तो प्रणीता, अजिंक्य, आकाश, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा प्रानिका का भी आज, एक प्रानिका हैं ये, इनका भी बर्थडे है, अभिषेक सैनी ने भेजा है। अस्मिता है, इनका भी बर्थडे है, रोहित पाटिल ने भेजा है। तो और इसके अलावा सुमन दास हैं, इनके भी भांजे का बर्थडे है, और सिक्किम को कैसे रॉ ने कब्जे में लिया था ये कहानी सुनना चाहते हैं, तो सुमन दास साहब ज़रूर सुनाऊंगा, और आप तमाम लोगों को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा MK सिद्दीकी और रेहाना सिद्दीकी हैं, इन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी है इनकी, सोहेल सिद्दीकी ने भेजा, और निज़ामुद्दीन और मेहरुन्निसा, इनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और सिक्किम की जो कहानी बताई वो हाँ इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से रॉ ने एक बड़ा रोल प्ले किया था उस वक्त, तो वो भी कहानी सुनाएंगे। तो आज की, इसके अलावा मैंने आपको कहा सेलुलर जेल की भी कहानी सुनाएंगे। आज की कहानी चूँकि भारत नेपाल में बहुत सारे लोगों ने मेल किया था, जानना चाहते थे कि है क्या हकीकत काला पानी का विवाद, तो मुझे जितनी समझ थी उस हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जो कमियां रह गई हों, जो गलती हुई हो, तो ज़रूर मेल लिख के बताइएगा और ध्यान दिलाइएगा। तो आज इतना ही, कल रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।